आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग इन इंडिया। भारत में बैंकिंग तंत्र लिखो। भारत में बैंकिंग तंत्र। तो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए। हम लोगों ने बैंकिंग तंत्र के जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्री के लिए, वो सारा एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, रेपो क्या होता है, ये सब हमने क्वेश्चन कर लिए। अब हम थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में जान लेते हैं, जो एनसीईआरटी जितना पार्ट कवर करता है। सबसे पहले लिखो कमर्शियल बैंकिंग। तो हमने आरबीआई के काम भी समझ लिए कि कैसे कैसे होता है। आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। लिखो कमर्शियल बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग। वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। लिखो वह वित्तीय संस्थान जो सामान्य जनता से जमा को स्वीकार करती है। वह वित्तीय संस्थान जो सामान्य जनता से जमा को स्वीकार करती है। जैसे अपना पैसा आप ले जाकर बैंक में डालते हैं, किसी के घर से 10 रुपए 100 रुपए जो भी जिसकी हैसियत होती है उसमें अपना जाकर जमा करता है, तो उसको स्वीकारते हैं। अब प्रश्न है कि क्यों स्वीकारते हैं? वाई दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स टू यूज दोज फंड टू ऑफर एडवांस लोन। जैसे अब इसी में से वो फंड लेते हैं और वो किसी को ही, आप में से किसी को भी लोन की आवश्यकता होती थी, कार लोन, घर लोन, उसको वो दे देते हैं ज़्यादा ब्याज पे। तो वो जो ब्याज का अंतर होता है वो उनका मार्जिन होता है, वो इनका प्रॉफिट होता है। देखो क्यों स्वीकारते हैं? यूज दोज फंड टू ऑफर एडवांस लोन। और बैंक वाणिज्यिक बैंक इस कोष का उपयोग करके शाख निर्माण करते हैं, यानी लोन देते हैं। शाख निर्माण करते हैं। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है इसका? प्रॉफिट मार्जिन। इससे वह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। इससे वह अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। सिंपल सा फंड है, समझा देता हूं। बेसिकली बैंक एक सोशियो इकोनॉमिक पूल होता है। जैसे ये मान लो एक बैंक है, तो ये आपको कहता है कि भाई देखो, घर में तुम्हारा पैसा चोरी हो जाएगा, घर में कोई भी दिक्कत आ सकती है। घर में 100 रुपया, मुद्रा क्या होती है? मुद्रा बैरन होती है, मुद्रा बंजर होती है, उसके पास अपना कुछ नहीं होता है। 100 रुपए को जो है वो दफना के रख दोगे बहुत दिन तक, जो है वो लॉक में, तो ऐसा नहीं होगा कि आगे 50-50 के 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो वो 100 रुपये 100 ही रुपये रहेगा। तो ये कहता है कि आप अपना पैसा, मान लीजिए किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 100 रुपए है, किसी के पास 1000 रुपए, वो कहता है कि लाकर बैंक में डाल दो। तो लोग कहेंगे क्यों डाल दें? तो कहेगा भाई हम इसमें तुम्हें ब्याज दे रहे हैं। कहा कि मान लो तुम्हें आज जैसे इंटरेस्ट रेट है, तो सेविंग पे इंटरेस्ट है 4% चल रहा है। बोला यानी 100 रुपए दोगे तो हम तुम्हें 104 रुपए वापस करेंगे। लोग लगा घर में रखे रहने से चोरी का खतरा है, खराब हो जाने का खतरा है, चूहे नोट को उतर सकते हैं, बैंक में रखेंगे तो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो बैंक उनको एक आकर्षित करने के लिए कि क्यों लाकर रखोगे, लालच देता है कि तुम्हें हम 4% जो है वो ब्याज देंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बैंक जो होता है वो इनको ब्याज कहाँ से लाके देगा? कोई अपने घर से तो लाके देगा नहीं। बैंक इसी में से, मान लो कोई एक गजोदर है हमारा, अब इसको जो है वो सर लोन की जरूरत है, उसको निवेश करना है, अपनी फैक्ट्री लगानी है, मशीन खरीदनी है। तो बैंक ने कहा ठीक है, हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, हम तुम्हें वाणिज्यिक लोन, पर्सनल लोन, मकान का लोन दे रहे हैं। बोले हम तुम्हें लोन जो है वो 12% पे दे रहे हैं। तो यानी इसको आकर, इसका पैसा फंड लिया, इसका पैसे पे 4% दे रहा है। इसमें किसी को पर्सनल लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए, तो बोला 6% से लेके 12%, 14% तक हम आपसे अलग अलग के हिसाब से अलग अलग होता है, हम आपको दे दे रहे हैं। अब क्या हुआ? बैंक को 12% आय हो रही है, 4% उसको चुकाना है, 8% उसका लाभ हो गया। फॉर एग्जाम्पल 8% उसका प्रॉफिट हो गया सीधे सीधे। बैंक इसी तरह के सिद्धांत पर काम करते हैं, आप ही का पैसा आपको देकर वो लाभ कमाते हैं। ठीक है, तो ये सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक आर्थिक एक पूल होता है, एक जहां पर सारा पैसा आकर क्लब किया जाता है। तो ये बैंकों के काम करने का तरीका होता है। क्लियर? चलें आगे। लोन कितने टाइप के होते हैं ये तुम्हारा अभी पर्पस नहीं है, ये बियॉन्ड द थिंग्स है ना। तुम बैंकर बनने जा रही हो, और जब बैंकर पीओ का जॉब करोगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। अब हमारे देश में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक। ठीक है, खास बात लिखो हमारे केंद्रीय बैंक की खास बात। हमारा केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिखो, जिसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, इसके बारे में बता चुका हूं। इट इज एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब लिखो, ये सबसे शीर्ष, भारत की सबसे शीर्ष वित्तीय संस्था है। तेजी से लिखते जाओ। भारत की सबसे शीर्ष वित्तीय संस्था है, नंबर 1। नंबर 2, कंट्रोल ओवर क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। यह मुद्रा के मुद्रण और वितरण, मुद्रा के मुद्रण यानी छपाई, क्रिएशन और वितरण
का नियंत्रण रखती है। इट कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। शाख निर्माण पर नियंत्रण रखती है, तो ये ब्याज दरों को बढ़ा देना, घटा देना, ठीक है, यह शाख निर्माण पर नियंत्रण रखती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग बैंकिंग सिस्टम ऑफ होल नेशन, यह पूरे राष्ट्र के बैंकिंग तंत्र को प्रबंधित करने की जिम्मेदारी लेती है। यह पूरे राष्ट्र के बैंकिंग तंत्र को प्रबंधित करने की जिम्मेदारी लेती है, यानी सारे बैंक इसके अंडर आ जाते हैं, प्रबंधित करने की जिम्मेदारी लेती है। लिखो आरबीआई के कार्य, फंक्शंस, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में दे सकता है। ओवरसी द मॉनेटरी सिस्टम, लिखो यह मौद्रिक तंत्र, अब आपको समझ में आ गया मौद्रिक तंत्र, जो पैसे का लेन देन है, कितनी ब्याज दर होगी, कितना मार्केट में मनी सप्लाई है, कितना पैसा है, पैसा आना है, सोखना है, ये सारा काम करता है, ठीक है। लिखो यह मौद्रिक तंत्र पर निगरानी रखता है। नेक्स्ट वन, इशू ऑफ करेंसी, यह मुद्रा को जारी करता है। इट्स लेंडर ऑफ, एग्जाम में ऑप्शन आया हुआ, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू कमर्शियल बैंक कहा जाता था, पूछा गया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू कमर्शियल बैंक किसे कहा जाता है। लिखो वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण प्राप्त करने का अंतिम स्थान, मतलब बैंक वो मार्केट से भी ले सकते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से भी लोन ले सकता है, लेकिन जब किसी के पास ना हो तो थक हाकर किसके पास जाना पड़ेगा, लास्ट रिजॉर्ट है, यानी अंतिम जो है जगह है वो कौन सा है, वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण प्राप्त करने का अंतिम स्थान कहलाता है। तो ये ही जो है वो सभी बैंकों को बचाने का, उनमें कोई दिक्कत है उसको सही करने का काम, जिम्मेदारी लेता है। नेक्स्ट वन, क्रेडिट कंट्रोलर, शाख नियंत्रक, क्रेडिट कंट्रोलर, इसको ऋण नियंत्रक या शाख नियंत्रण कहते हैं। और भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार वो कहां होता है, कौन रखता है उसको, किस जगह उसको छुपा के रखते हैं, वो बेसिकली उसका जो गार्जियन कस्टोडियन है, उसका निगरानी करता है, वो बेसिकली आरबीआई। लिखो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का निगरानी करता इसी के पास, आरबीआई के पास होता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का निगरानी करता। ये क्या लिखा है, जैसे एसबीआई से कोई लोन नहीं लेगा तो वो क्या करेगा, क्यों नहीं लोन लेगा, समाज में तुम्हारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, तुम्हारे यहाँ कोई जो है वो काम ही नहीं करेगा, समाज में हर समय किसी न किसी को, हर समय हर आदमी को लोन की जरूरत है, भाई अपना काम करना चाहता है, किसी को मकान खरीदना है, किसी को दुकान खरीदनी है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को अपना बिजनेस लगाना है। इकोनॉमी में अगर निवेश नहीं होगा तो फिर आगे इकोनॉमी कहाँ चलने वाली है। ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का निगरानी करता है, कस्टोडियन है। धीरे नहीं, अब आप तेज चलिए, धीरे तो मैं बहुत चला, अब आप थोड़ा सा तेज चल लीजिए। आइए, तो याद होगा मैंने आपको चक्र में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई थी। मैंने आपको एक चक्र बना के दिया था, एक सर्कल, मैंने कहा आपको मैजिकल है वो, उसमें मैंने एक तरफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात की थी, याद है आपको, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात की थी। मैंने कहा था इस पहिए का जो राइट हैंड है वो आरबीआई के पास है, वो बैंकिंग तंत्र के पास है, और मैंने एक लेफ्ट हिस्सा दिया था जिसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते थे। तो फिस्कल पॉलिसी यानी कि जो हमारी राजकोषीय नीति, राज वर्ड है का मतलब कि गवर्नमेंट के पास जिसकी पावर है, तो गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है वो बजटिंग पावर कहलाती है, यानी कि जो महंगाई को नियंत्रित करना है, कितना पैसा निवेश में देना है, सरकार कितना कर लगाएगी, टैक्स सिस्टम जो है करने वाली है, उसके बारे में जानकारी हमारे पास बजटिंग से प्राप्त होती है। लिखो हेडिंग डालो। अब हम ये अपने उस चक्र के लेफ्ट हिस्से पर आ गए हैं। इकोनॉमी को दोनों लोग कंट्रोल करते हैं, आरबीआई भी कंट्रोल करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों को बढ़ा देना, ब्याज दरों को कम कर देना, जिसमें ब्याज दरों का मतलब होता है जिसमें रेपो, रिवर्स रेपो, जिसके वर्ड यूज करता है, सीआरआर, एसएलआर, ये जो वर्ड मैंने आपको पढ़ा है वो ये यूज करता है। उसी तरह सरकार जो है वो फिजिकल पॉलिसी को नियंत्रित करती है अपने बजट के माध्यम से, यानी अपने जो आपका बजट होता है उसके माध्यम से। बजट शब्द जो है वो फ्रांस के बूजे से निकल कर आया। बूजे का मतलब होता था उस समय जो वित्त मंत्री होता था वो चमड़े का थैला लेकर जाया करता था, तो चमड़े का थैला, बूजे वर्ड का मतलब होता है चमड़े का थैला, तो वहां से बजट शब्द जो है वो पूरी दुनिया में फेमस हुआ, राइट, दैट इज अ वर्ड बजट। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं, और यहां पर जो हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि अब गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी कैसे काम करती है। लिखो सरकारी बजट और इकोनॉमी। तो बजट पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से तुम्हें तुम्हारे घर पे लेके चलता हूं, इकोनॉमियोज यानी कि घर का हाउस होल्ड मैनेजमेंट की तरफ लेकर चलता हूं। तुम्हारा मान लीजिए तुम ही अगर परिवार के मुखिया हो या तुम्हारे पिताजी मुखिया हैं जो घर चलाते हैं सारा, तो बजट कैसे बनता है, मार दो गोली, ये सब बात की बात है।
बजट बनता कैसे है अगर आप देखोगे तो कैसे होता है। परिवार में मान लो सदस्य हैं, पिताजी हैं, माताजी, बच्चे, अब ये एक परिवार रह रहा है, ठीक है, ये एक फैमिली है, मकान है किराए पे मान लो है, या मान लो लोन ले रखा है। तो एक इस परिवार में ये मुखिया जो है वो कैसे अपना बजट बनाता है, देखिए अब जरा ध्यान से। वो सबसे पहले पिताजी की इनकम कितनी है, इनकम कितनी, यही होता है ना, पिताजी की सैलरी कितनी है। भाई किसी के पिताजी की सैलरी ज्यादा होगी तो उसके घर में हो सकता है कार हो, उसके घर में फ्रिज हो। किसी के पिताजी की सैलरी कम होगी तो हो सकता है उसके घर में कार की बजाय स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, फ्रिज छोटा हो, टीवी छोटा हो। तो इनकम के हिसाब से हमारा क्या चीज तय होता है, एक्सपेंडिचर तय होता है, हम कितना खर्च करेंगे। कुछ लोग रिजॉर्ट जाते हो, कुछ लोग घूमने जाते हो, कुछ लोग जो है वो भैया नहीं जाते हो। तो हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि आय और व्यय, इन दोनों चीजों का जो लेखा जोखा होता है वही हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। क्योंकि हमारे पास जितनी इनकम हो उसी हिसाब से हम क्या कहते हैं, हमारे घरों में एक कहावत कही जाती है, जितनी चादर हो उतना ही पांव फैलाना चाहिए, जितनी चादर हो उतनी ही पांव फैलाना चाहिए। बुजुर्ग हमारे यहाँ से हमेशा कहते चले आए हैं, यानी कि जितनी इनकम हो एक्सपेंडिचर उसी के हिसाब से करना चाहिए। तो बजट क्या होता है, संतुलित बना रहता है। लेकिन कई बार जैसे मान लीजिए बच्चे की तबीयत खराब हो गई, वाइफ की तबीयत खराब हो गई, या पिताजी कुछ समय कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हैं, तो इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है और उसको मेंटेन करने के लिए वो उधार लेते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बोरोइंग, उधार लेते हैं, डेब्ट, ऋण प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली हम जो बजट में पढ़ेंगे वो तीन चीजें पढ़ते हैं। राष्ट्र के पास अपनी, जैसे घर में यही होता है ना कि इससे ज्यादा कुछ होता है मुझे बताओ, तो उधार लेते हैं, और उधार लेते हैं तो हम या तो उधार ब्याज पे लेते हैं, या जितना उधार लेते हैं उससे हम कहते हैं कि भाई हम इतने समय बाद वापस कर देंगे। कई बार रिश्तेदारों से ले लेते हैं, कई बार मार्केट से ले लेते हैं। मान लीजिए मकान खरीदना, मम्मी बहुत दिन से कह रही थी कि हमारे पास अपना मकान नहीं, किराए का मकान है, तो हमने ईएमआई ले लिया पिताजी ने कि मेरी सैलरी से कटता रहेगा। तो ये भी क्या एक ऋण है, क्योंकि उनका उस समय एक्सपेंडिचर जो है मकान खरीदने की 10 लाख की 20 लाख की हैसियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, मार्केट से लोन लिया, उधार लिया, बैंकों से जाकर लोन लिया, और वहां पे उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया अपनी इनकम से ज्यादा, और धीरे धीरे वो उधार को एक समय के साथ चुकाते रहे और उस पर अपना ब्याज भी वो देते रहे, अपना इंटरेस्ट भी वो देते रहे। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे घरों में होता है, राष्ट्र भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। इकोनॉमी वर्ड जो है इकोनॉमियोस से आया। इकोनॉमियोस का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जैसे घर का एक मुखिया अपना घर चलाता है, राष्ट्र भी एकदम इसी प्रकार अपना घर चलाता है। तो बेसिकली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये बजट ही पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे पिताजी अपनी, जिसे कहते हैं ना, सेविंग इनकम के आधार पर एक्सपेंडिचर तय करते हैं। तो मैंने इससे पहले जब नेशनल इनकम पढ़ाया था तो मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि आपका ध्यान किधर है, हमारी दुकान इधर है। होता क्या है कि राष्ट्र में, उसमें मैंने आपको तीन तरह की जो पर कैपिटा इनकम बताई थी, एक डेवलप कंट्री की, एक डेवलपिंग कंट्री की, एक अंडर डेवलप कंट्री की। याद है आप लोगों को? तो सारी चीजों को अब जोड़ने का वक्त आ रहा है। तो जैसे राष्ट्र के साथ जैसे से उसकी इनकम राष्ट्र की इनकम बढ़ती चली जाती है, जैसे मान लो सरकार बहुत निवेश कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, हमारा व्यापार बढ़ने लगा, जैसे भारत बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करने लगा, दुनिया भर से हमारी डिमांड आने लगी, तो हमारी इनकम, हमारे नेशन की इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमारे राष्ट्र की इनकम जब बढ़नी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे हम लोग, क्या होता है, हमारे पास, अब मान लीजिए पिताजी का प्रमोशन हो गया। अब जैसे मान लीजिए आज छोटा सा फ्रिज था, एक छोटा सा घर में एक टीवी था, पिताजी की अचानक से, पिताजी बड़े मेहनती हैं, पिताजी बहुत टैलेंटेड हैं, और पिताजी की इनकम बढ़ गई, प्रमोशन हो गया। अब 20,000 से उनकी सैलरी 35,000 हो गई, मान लो 20,000 से बढ़कर 35,000 हो गई, ठीक है, अब ऊंची पोस्ट पे चले गए। अब मुझे बताओ, क्या घर का खर्च बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना में जवाब दो। बढ़ जाएगी। इसी तरह राष्ट्र में जो मैंने आपको इनकम बढ़ाया था, राष्ट्र को अपना इनकम बढ़ाना पड़ता है। जैसे भारत का आज रक्षा बजट हो गया बड़ा, आज रशिया के साथ वो कोलैबोरेट कर रहा है, इजराइल के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, अमेरिका से कह रहा है अपने हेलीकॉप्टर भेजो, फ्रांस से कह रहा है राफेल भी तुम्हारा खरीद लूंगा, और हर दुनिया का हर देश हमें अपना सामान बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्यों पूरी दुनिया का हर व्यक्ति हमें अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है? वो जान रहा है कि भारत के पास चीन और पाकिस्तान जैसे दो दुश्मन ऐसे बैठे हुए हैं जो भारत की रक्षा जरूरतों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारी डिफेंस की प्रोक्योरमेंट बढ़ेगी, हमें मिसाइल ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा अच्छे एयरक्राफ्ट चाहिए जो जाके दूर तक मार सके, हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए, आईसीबीएम्स। तो हम खुद नहीं बना रहे तो हम उसको खरीद रहे हैं, और हम खुद बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों खरीद पा रहे हैं? क्योंकि आज भारत की इनकम जो है वो बढ़ रही है। भारत की इनकम बढ़ रही है तो भारत का एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है? आज हमारा रक्षा बजट बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, बहुत बड़ा हो चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इनकम जब बढ़ा रहे हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। भारत जब आजाद हुआ था तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने पैसे नहीं खर्च करता था। आज 6 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाना है।
तो इनकम सबसे बड़ी बात होती है कि राष्ट्र के पास इनकम कितनी है। अब जैसे भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों के पास पैसा तो, लेकिन लोग सबसे कम टैक्स देते हैं। तो जीडीपी टू टैक्स रेशियो, यानी कि भारत की जो राष्ट्र की जीडीपी है और भारत में जो लोग टैक्स देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं, उसमें बहुत ज्यादा असमानताएं हैं, इनइक्वलिटीज है। भारत में हर कोई टैक्स नहीं देता, भारत में टैक्स बहुत बड़ी चोरी होती है। अभी आपने पढ़ा कि कानपुर में कई पान वाले और समोसा बेचने वाले 243 लोग करोड़पति पाए गए, जिन्होंने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया, क्योंकि सरकार के डिफिनीशन में वो गरीब हैं, वो पान बेचते हैं, पनवाड़ी की दुकान चलाते हैं और समोसा बेचते हैं, लेकिन उनमें से सबकी इनकम जो है वो टोटल इनकम 243 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मतलब इतना ज्यादा पैसा, और उसमें से वो 1 रुपया टैक्स नहीं देते हैं। राइट, तो ये बताता है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी डिस्पैरिटीज पाई जाती हैं। चले, तो यहां समझ में आए इनकम, फिर एक्सपेंडिचर। हमें ये समझना पड़ेगा बजट में सरकार की इनकम के स्रोत क्या है, सरकार खर्च कहाँ करती है, और जब ये खर्च ज़्यादा हो जाता है तो सरकार उधार कैसे लेती है, या अपनी संपत्तियों को। कई बार जैसे मान लीजिए कि घर में एक कंडीशन आती है कि घर के कोई बहुत इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार पड़ गया या कुछ और काम करना है, तो घर में हम कुछ संपत्तियों को बेच देते हैं। कोई ज़मीन पड़ी होती है बेच देते हैं, या कोई सोना पड़ा होता है बेच देते हैं उसको, कोई मवेशी, कई लोग जानवर अपने बेच देते हैं, ताकि वो इनकम से वो अपनी जो है वो एक्सपेंडिचर को मिटिगेट कर सकें। कोई बीमार पड़ गया, कोई अस्मिता आ गई, तो ये हमारे घर का बिहेवियर है। तो आपको पता होगा कि हम घर में इसी तरह बिहेव करते हैं, तो नेशन भी एग्जैक्टली यही बिहेव करता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये आपके लिए सबसे आसान चैप्टर है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले बजट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग? लिखो, बजट का अर्थ क्या है। इट्स अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। लिखो, ये सरकारी दस्तावेज है। प्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट्स प्रपोज रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग। लिखो, यह सरकार के आय और खर्च का ब्यौरा होती है। सरकार के आय और खर्च का ब्यौरा होती है। सरकार की आय और खर्च का ब्यौरा होती है। फॉर ए फाइनेंशियल ईयर, फॉर ए फाइनेंशियल, यह एक वित्तीय वर्ष के लिए होती है। एक वित्तीय वर्ष के लिए होती है, जिसे हम लोग बजट ईयर भी कहते हैं, वित्तीय वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है बजट का। इट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। यह संसाधनों के समान वितरण का साधन होती है। सरकार जाती है, उनसे कमाने वाले जो लोग होते हैं उनसे टैक्स लेती है, और जिनके पास नहीं है, मान लो कहीं सड़क नहीं, हम और आप सड़क नहीं बनवा सकते ना, हम आप बिजली घर नहीं बनवा सकते, तो हमें बिजली की आवश्यकता है, सड़क नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, हम कैसे काम करेंगे? तो सरकार वो फंड इकट्ठा करती है बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने के जो निवेश होते हैं उनको करती है सरकार। जैसे मान लीजिए अभी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए मान लो खाना दिया या अनाज दिया, या सरकार मनरेगा चला रही है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार जो लोग कमा रहे हैं उनसे टैक्स ले रही है, और जहां जिनके लिए खर्चा करना, जो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, उनको सब्सिडी या सहायता जो है, ये सारी चीजें उनको दे रही है। तो सरकार यहां से उठा रही है, और इससे उसका एक मकसद क्या है, जो आदर्श मकसद है कि समाज में समानता लेकर आना। जो लोग सक्षम नहीं है, जो सड़कें नहीं बना पा रहे हैं, या जिनके लिए नहीं है संसाधन उपलब्ध कराना, ये सरकार वहां से कर रही है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का समान वितरण। रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वलिटी, आय के असमान वितरण को कम करना, आय के असमान वितरण को कम करना। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थायित्व लेकर आना। बजट से पता चल जाता है सरकार कितना खर्च करने जा रही है, सरकार की इनकम कितनी है। आर्थिक स्थिरता को लाना, टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, और आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। अगला लिखो, बजट के अव्यय, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, पहला है रेवेन्यू अकाउंट। लिखो, राजस्व खाता। सबसे पहले बजट में होता है राजस्व खाता। राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू आ कहां से रहा है, इनकम कहां से आ रही है। तो जैसे हमारे घर में हुआ कि सबसे पहले हम पापा जब खर्च करने जाते हैं तो पहले इनकम होते हैं ना। देखिए, जैसे मम्मी कहती है, अरे वो किचन में फलाना है, चिमनी खराब हो गई है, गैस खराब, बोले अरे अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा इनकम कम है, दिक्कत है, हाथ तंग है, अभी हम अगले 2 महीने बाद खरीदेंगे। तो इस तरह से जो है वो घर में बात होती है। तो सबसे पहले इनकम कैलकुलेट की जाती है। उसी तरह राष्ट्र की इनकम क्या है, तो वो हम डिसाइड करते हैं। अब जैसे आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब प्रश्न है, जो इस एनसीईआरटी के साथ नहीं है, कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च ही होती है ना। ये सरकार के हाथ में है। पहले बजट फरवरी लास्ट डेट में, अब जनवरी में प्रस्तुत किया जाता है, सरकार के हाथ में होती है। लेकिन अभी भी बैंकों में जो चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। ठीक है, अब चलिए रेवेन्यू अकाउंट के बारे में बात करते हैं। देखो, राजस्व खाता,
तो इसमें दो हिस्से हैं, एक का हिस्सा है रेवेन्यू रिसीप्ट और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू यानी राजस्व के रूप में जो प्राप्तियां हो रही हैं और राजस्व के रूप में जो सरकार खर्चा कर रही है। तो पहला जो खाता होता है बजट में वो होता है रेवेन्यू अकाउंट्स। तो पहले लिखो रेवेन्यू रिसीप्ट यानी राजस्व प्राप्तियां, लिखते जाओ। जैसे टैक्स, जो कर लगता है आपके ऊपर, टैक्स रेवेन्यू जो होता है, जो सीधे कर का पैसा आता है, यानी जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। जैसे आप लोगों ने जो फीस भरी उस पर सरकार ने हमसे 18% जीएसटी ले ली, तो आपकी फीस जो 4,000 थी उसमें 18% गवर्नमेंट ले गई, हमें तो बहुत कम उसमें जो है वो पड़ा। फिर जो सर्वर की कॉस्ट, फलाना कॉस्ट, टेक्निकल, वो वहां से निकलता चला गया। टैक्स रेवेन्यू लिखो, कर राजस्व। दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, लिखो गैर कर राजस्व। लिखो गैर कर राजस्व। जैसे आप कई बार चालान आपका कटता है, कई बार आप जैसे मान लीजिए पब्लिक टॉयलेट गए, वहां 1 या 2 रुपए लग रहा है, तो वो कहाँ जाता होगा? सरकार, वो टैक्स के रूप में नहीं है। तो वो जो फीस सरकार लेती है, फाइन मारती है, मान लीजिए चालान काट दिया, फाइन मार दिया, वो किस में जाता है? वो सरकार के गैर कर राजस्व में। सरकार की इनकम होती है लेकिन वो नॉन टैक्स इनकम होती है।